एक 6 साल का बच्चा जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता था। उसके फैमिली में उसके फादर और मदर थे। वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मोहित के फादर उससे पूछते हैं, मोहित तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? मोहित कहता है, फादर अभी मेरा बर्थडे बहुत दूर है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मेरे पास आप और मदर हो तो मैं गिफ्ट का क्या ही करूंगा। मोहित के फादर वो बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी मोहित की मदर एक फोटो निकालते हुए कहती है, हनी ये देखो मोहित की बचपन की फोटो। और मोहित उनके हाथ से वो फोटो ले लेता है। वो कहता है, मदर क्या मैं ये हूँ? सच में ये मैं हूँ? और इसमें मैं नंगा क्यों हूँ? उसके फादर कहते हैं कि बेटा जब तुम छोटे थे तुम ऐसी बहुत ज्यादा शरारत करते थे, अपने शरीर के ऊपर एक भी कपड़े पहनने नहीं देते थे। पर मोहित कहता है, मदर फादर मुझे कुछ भी बचपन की बातें याद क्यों नहीं है? उसकी मदर हंसते हुए कहते हैं, मोहित जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे वैसे वैसे तुम बचपन की यादें भूलते जाओगे। ये सुन के मोहित बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है अब मैं क्या करूं। तभी वो अपने फादर को कहता है, फादर मदर मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या आप मुझे कुछ गिफ्ट दे सकते हैं? वो कहते हैं, हाँ बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? वो कहता है, मुझे हमारी एक फैमिली फोटो चाहिए ताकि मैं इन पलों को कभी ना भूल पाऊं जब मैं बड़ा हो जाऊं। और उसके फादर उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल चलो ठीक है, हम कुछ दिनों बाद बाहर पिकनिक पर चलेंगे, एक ट्रिप पर चलेंगे और वहाँ पर हम एक फैमिली फोटो भी क्लिक करा लेंगे। फिर वो दिन आ जाता है जब वो लोग उस ट्रिप पर गए होते हैं फैमिली फोटो खिंचाने के लिए। मोहित के मदर फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो मोहित के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और मोहित उस बीच पर बहुत ज्यादा खेल रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही खुशहाल परिवार लग रहा होता है। और वो लोग फोटो खिंचाने के लिए कैमरामैन को पैसे दे देते हैं और वो कैमरामैन उनकी एक फोटो खींच देता है। वो फोटो खिंचा के वो लोग घर पर उसे फ्रेम बनाकर लेकर आ जाते हैं और शायद यही दिन उनका आखिरी दिन भी होता है। मोहित की मदर अपने किचन के अंदर खाना बना रही होती है और मोहित किचन के बाहर ऐसी मस्ती कर रहा होता है। लेकिन तभी मोहित की मॉम कुछ नोटिस करती है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिस ब्लास्ट में मोहित की मदर और फादर दोनों की डेथ हो जाती है। जैसे तैसे मोहित जिंदा बच जाता है। हम थोड़े दिन बाद का सीन देखते हैं। मोहित एक हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ होता है। उसके सर के ऊपर पूरे में पट्टी बंधी हुई होती है और उसके आंखों के ऊपर भी। वहाँ पर पुलिस होती है और 2 एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं। पुलिस एक बूढ़े आदमी से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था? वो बूढ़ा आदमी वही होता है जिसने मोहित की जान बचाई होती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस दिन शाम को बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ था और तभी मैंने मोहित और उसके परिवार को जाते हुए देखा। वो बहुत ज्यादा अच्छा परिवार लग रहा था और मोहित सच में बहुत ज्यादा क्यूट बच्चा था। जैसे ही मोहित मुझे देखता है वो मुझे ग्रीट करता है, नमस्ते करता है और मैं भी मोहित को आशीर्वाद देता हूँ और मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और तभी मोहित के मदर फादर उसे अपने पास बुला लेते हैं और वो लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मैं वहीं पर बैठा रहता हूँ जब तक रात नहीं हो जाती। जैसे ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो मैं अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल ही रहा होता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और लोग 101 पर कॉल करने लगते हैं, फायर ब्रिगेड बुलाने लगते हैं। मुझे इस वक्त तक नहीं पता था कि वो ब्लास्ट किसके घर में हुआ है। मैं शांत वहाँ पर खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। ये तो 2nd फ्लोर पर हुआ है जहाँ पर मोहित और उसका परिवार रहता है। जैसे ही मैं मोहित का नाम सुनता हूँ मैं अपनी पूरी स्पीड से वहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुँच जाता हूँ। मैं उस आग में कूद के जैसे तैसे मोहित को बचाने के लिए पहुँच जाता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ चुकी होती है। फायर ब्रिगेड अपने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया होता है। वहाँ पर एक फायर फाइटर कुछ नोटिस करता है और वो ऊपर देखता है। वो देखता है वो बूढ़ा इंसान और मोहित दोनों के दोनों ऊपर से बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं। वो उन्हें जैसे तैसे बचा लेता है नीचे गिरने से और वो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को बोलता है, फटाफट इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम वहाँ पर आग बुझाने के काम पर लग जाती है। वो लोग जैसे तैसे आग को बुझा देते हैं लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं बचता, बस राख बचती है। पर वो फायर फाइटर जैसे तैसे जले हुए उस फैमिली फोटो को बचा लेता है। पुलिस वाला उस बूढ़े व्यक्ति की सारी बात सुनकर कहता है, अच्छा ये सब हुआ था। तभी वो मोहित से पूछता है, मोहित क्या तुम्हें कुछ याद है? मुझे तुम कुछ बता सकते हो कि वहाँ पर धमाका कैसे हुआ था? मोहित को बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं होता तो वो अपना सर ना की तरफ हिला देता है और वो पुलिस वाला उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो फायर फाइटर मोहित की तरफ देखता है और उसे अपनी जेब में से निकाल कर वो फोटो दे देता है। वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं बस ये पिक्चर को ही बचा पाया हूँ। मोहित उस फोटो को लेने के बाद से अपनी
डरी सहमी आवाज में कहता है, फिर हम अगली बार वेकेशन पे कब जाने वाले हैं। इस डरी सहमी आवाज को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम खामोश। उनके पास मोहित के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। मोहित उस फोटो को पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है, मदर फादर मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। और उस पूरे के पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। अब मोहित के पास उसके मदर फादर के नाम पे, उनकी मेमोरी के नाम पे बस वो एक फोटो ही बचती है जिससे कि वो उन्हें याद कर सकता है और देख सकता है। फिर धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। वो दिन आ जाता है जिस दिन मोहित की बैंडेज निकल रही होती है। डॉक्टर मोहित की बैंडेज निकालती है और कहती है, क्या तुम्हें मेरा हाथ दिख रहा है। मोहित जिसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, एकदम धुंधला, मतलब कि एकदम ना के बराबर उसे दिख रहा होता है। मोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरी आंखों के साथ क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ। डॉक्टर उससे एक बार और पूछती है, मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ भी दिख रहा हो तो मुझे बताओ। पर मोहित जैसे ही वो सामने देखता है उसे कुछ नहीं दिख रहा होता, उसे सब कुछ एकदम धुंधला दिख रहा होता है। लेकिन उस धुंधलेपन में उसे एक ब्लैक सा क्रिएचर दिखता है जो उसे चुप रहने को कहता है। और मोहित भी डॉक्टर को कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और डॉक्टर मोहित को उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ होता है। वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अब मोहित का क्या होने वाला है। डॉक्टर कहती है, मुझे नहीं पता, ना इस बच्चे के कोई मदर फादर है और ना ही इसका कोई रिलेटिव्स यहाँ है, तो हम इसे अनाथ आश्रम में भेज देंगे। हम मोहित को देखते हैं जो अंदर बैठकर उस क्रिएचर, उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, तुम कौन हो, क्या तुम बात कर सकते हो। पर वो क्रिएचर या मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कहता। वो मोहित के पास भागकर आ जाता है और उससे गले लगा लेता है। और मोहित को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी मोहित के पास आ जाता है। वो पूछता है, मोहित तुम्हें कैसा लग रहा है। मोहित उसकी आवाज सुन के थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। वो बूढ़ा आदमी मोहित के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मोहित तुम सच में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। मोहित को वो बूढ़ा आदमी दिख तो नहीं रहा होता है, लेकिन उसे याद होता है कि यही वो पर्सन है जिसने मेरी जान बचाई है। वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि हाँ दादाजी मैं सब कुछ समझ गया। मोहित के मुंह से दादाजी सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और ऐसे ही बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। आज वो दिन था जिस दिन दादाजी और मोहित दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मोहित दादाजी का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकल जाता है एक अंकल के साथ अपने अनाथ आश्रम के लिए। और दादाजी भी वहाँ से निकल जाते हैं। और उसने उसके साथ जो दोस्त था, उसका जो मॉन्स्टर था, उसे उसने नाम भी दिया था। उसका नाम उसने इंकी रखा था। और वो इंकी के साथ बात करते हुए चल रहा होता है। तभी लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं शायद ये अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन कर रहा है और इमेजिनेशन ने इसने अपने एक दोस्त बना लिया है। मोहित अब अनाथ आश्रम आ चुका होता है। अनाथ आश्रम में जो वहाँ की केयर टेकर होती है या जो भी होती है, वो मोहित से पूछती है, क्या तुम्हारा नाम ही मोहित है, चलो ठीक है आओ अपने नए दोस्तों से मिलो। मोहित भी उससे कहता है चलिए ठीक है। और मोहित आगे जाके सबको हाय हेलो करता है। पर मोहित को देख के सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अजीब सा फेस बनाने लगते हैं। वो कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर, ये कितना ज्यादा उगली है, हम इससे बात नहीं करेंगे, इसे दूर भगाओ। और सारे के सारे बच्चे मोहित से दूर भाग रहे होते हैं और उससे कोई भी बात नहीं करता। उस दिन के बाद से वो सारे के सारे बच्चे मोहित को बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे और उसे बहुत ज्यादा नीचा दिखाते थे। लेकिन मोहित जो उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता था, जब भी मोहित उन्हें कुछ बोलता था तो वो उसके ऊपर ही और ज्यादा चिल्लाने लगते थे। वो उसे कहने लगते कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और मोहित वो सब कुछ सहता रहा। उसकी उदासी खत्म करने के लिए वहाँ पर इंकी था। इंकी उसके साथ हमेशा खेलता, चाहे उसके साथ कोई हो ना हो, पर इंकी हमेशा उसके साथ रहता था। वो उसके साथ ही किताब पढ़ता था और सारी चीजें करता था। पर एक दिन बहुत ज्यादा ही हद पार हो जाती है। मोहित अपनी बेंच पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और तभी एक बच्चा आके मोहित की चेयर को खींच देता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके मदर फादर की फोटो को भी फाड़ देता है। मोहित को जब एहसास होता है कि उसके मदर और फादर की फोटो फट गई है, वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचने लगता है, क्या सच में मैं एक मॉन्स्टर हूँ, क्या मैं मॉन्स्टर हूँ। और तभी मोहित के अंदर एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मोहित से कहता है, मोहित मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं उन सबको तुम्हारे लिए मार दूंगा। और वो मोहित की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। मोहित उन सबको देखकर बहुत ज्यादा इविल स्माइल देता है। वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं असली मॉन्स्टर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन तभी इंकी मोहित के शरीर से बाहर आता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और मोहित अपने आप में ही बहुत ज्यादा अजीब हरकत कर रहा होता है। तो सारे बच्चे उसे देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी टीचर वहाँ आती है और मोहित को काउंसलिंग रूम में ले जाती है। मोहित जिसे वहाँ पर जाने के साथ ही होश आ जाता है। टीचर उससे पूछती है, मोहित क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा सर दुख रहा है। पर मोहित कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी अपने क्लासरूम में था। टीचर उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हें वो बच्चे परेशान करते
सकते हैं। जब भी वो बच्चे तुम्हें परेशान करें तो तुम मुझे बता दिया करो। और वो मोहित का हाथ पकड़कर उन्हें चेयर के पास लेके आने लगती हैं। लेकिन तभी मोहित उनसे बोलता है कि आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैंने वो सब कुछ उस दिन सुन लिया था। हम उस दिन का सीन देखते हैं। मोहित खिड़की के बाहर खड़ा हुआ होता है और टीचर से बात कर रहे होते हैं कि जब से वो मोहित आया है तब से हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और मोहित एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और वो ऐसी ही बात कर रहे होते तो और मोहित को सब कुछ पता होता है। मोहित देख नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन वो सारी चीजों को महसूस कर सकता है। उसे पता है यहाँ के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हम दादाजी को देखते हैं जो मोहित के मदर और फादर के कब्र के पास होते हैं। वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से सो सकते हो, मोहित का ख्याल मैं रख लूंगा। और दादाजी अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं। अनाथ आश्रम में जो वो लेडीज होती है वो दादाजी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती और दादाजी आते के साथ ही उसे कुछ डॉक्यूमेंट दे देते और वो कहते हैं कि ये लो डॉक्यूमेंट, इसका ख्याल रखना। और मोहित कहाँ पर है, मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहा। जैसे ही दादाजी इधर उधर देखते हैं उन्हें मोहित एक कोने में बैठा हुआ दिख जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है और इनकी उससे खेलने की कोशिश करता है, लेकिन मोहित उसे चिल्ला देता है। तभी दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं। मोहित को पता लग जाता है दादाजी यहाँ पर आ गए तो वो दादाजी को बोलने लगता है, दादाजी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन दादाजी उससे पूछते हैं मोहित तुम रो क्यों रहे हो। मोहित उनसे बोलता है कि कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप हमेशा मुझसे मिलने के लिए क्यों आते रहते हैं। वो उससे कहते हैं मोहित मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके जाने वाला हूँ। मोहित उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। दादाजी उससे कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे ही बच्चे हो। और दादाजी मोहित को लेकर अनाथ आश्रम के ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ पर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के वो मोहित को गोद ले लेते हैं और मोहित दादाजी के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उनके साथ चले जाता है। दादाजी मोहित का एडमिशन एक दूसरी जगह एक नए स्कूल में कराते हैं और अब मोहित को डर भी नहीं लगता, वो बिल्कुल भी नहीं डरता, वो सारी चीजें करता है और इनकी उसकी हर चीज में मदद करता है। हाँ अभी सिचुएशन वैसी नहीं बदली है जैसी बदलना चाहिए। अभी भी सारे बच्चे मोहित को मॉन्स्टर और बदसूरत कह के ही चिढ़ाते हैं, पर मोहित किसी को कुछ नहीं कहता। मोहित अपने दादाजी और इंकी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है और ऐसे ही करके बहुत साल गुजर जाते हैं। मोहित अब बड़ा हो चुका है और इंकी अब उसकी मदद करता है हर काम में। इंकी उसे क्वेश्चन पढ़ के सुनाता है और मोहित उसका आंसर देता है। पर एक दिन मोहित के साथ बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। मोहित के स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोहित अपने स्कूल से अपने घर जा रहा होता है। तभी इंकी उससे कहता है कि देखो वहाँ पर एक स्टोर है, मुझे स्नैक खाना है, मेरे लिए कुछ कुरकुरे खरीदो। पर मोहित उसे मना करने लगता है। मोहित उससे कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे बचाना है, मुझे कुछ और भी काम है। पर इंकी रोने लगता है तो मोहित को उसे वो स्नैक्स दिलाने ही पड़ते हैं। जैसे ही मोहित तो उस दुकान के थोड़े से आगे जाता है वैसे ही एक गली में से 3-4 लोग उसे मोहित को उस गली के अंदर खींच लेते हैं और बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। और ये मोहित के ही क्लासमेट होते हैं, उसके ही स्कूल के बच्चे होते हैं। वो मोहित को बहुत ज्यादा मारते हैं। वो मोहित को इतना ज्यादा मारते हैं कि मोहित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और मोहित अब फाइट बैक करने की कोशिश करता है। मोहित भी एक बंदे की नाक फोड़ देता है और उनसे कहता है कि रुक जाओ बहुत हो गया। लेकिन वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो मोहित को वो और ज्यादा मारने लगते हैं और वहीं पर रात हो गई होती है। मोहित इंकी से कहता है कि चलो जो भी हुआ ठीक है, मेरा वैसे भी लड़ने का मन नहीं था, मेरे चेहरे को देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पर ज्यादा चोट लग गई है क्या, दादाजी को पता चल जाएगा। पर इंकी उसे देखता है और वो हंसने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा स्टूपिड दिख रहे हो। और मोहित भी कहता है हाँ चलो ठीक है, हम अभी जल्दी से घर चलते हैं। पर इंकी उससे कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है जो तुम्हारी इंजरी को ठीक कर दे और सारे लोग तुम्हें अवॉइड करना चाहते हैं। इन चीजों से लड़ना सीखो, तुम अपने कल से डर क्यों रहे हो। और मोहित उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन तभी वो अपने आप को संभालता है और कहता है ये सब छोड़ो, चलो हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, मैंने अपने बैग में बैंडेज रखी थी, मुझे दिख नहीं रही। पर इंकी उससे कहता है मैं तुम्हारा कल बदल सकता हूँ और मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी आंखें भी दे सकता हूँ। मोहित कहता है क्या क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो छोड़ो, तुम वैसे भी बस मेरी एक इमेजिनेशन हो। पर इंकी उससे कहता है मैं तुम्हारी कोई इमेजिनेशन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता हूँ, एक बार तुम अपने आप के अंदर झांक के देखो, तुम्हें मैं दिख जाऊंगा। ये थोड़ा हार्ड है पर तुम कोशिश करो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम अपने अंदर झांको और अपने पूरे दिल से कहो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं दे दूंगा। मोहित उसकी बात सुन के एकदम हैरान हो जाता है, वो एकदम शौक में चले जाता है। वो कहता है क्या क्या तुम ये सब कुछ कर
कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये हार्ड होने वाला है। पर जैसे ही मोहित ट्राई करता है उसके आसपास बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी आ जाती है और उसे पूरा कवर कर लेती है। और इधर दादाजी जो बहुत ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं कि मोहित कहाँ है। रात की 11 बज चुकी थी और वो मोहित को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो कुछ बच्चों को बात करते हुए सुनते हैं कि आज तो उस मोहित की हमने 12 ही बजा दी और उसे खूब मारा। दादाजी उनकी बात सुन के उनके पास आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं, क्या तुम जानते हो मोहित कहाँ है? पर वो सारे के सारे बच्चे दादाजी से बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे होते हैं। वो उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं और दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दादाजी उसमें से एक बच्चे को एक लप्पड़ मार देते हैं और तभी वो गुस्से में पूछते हैं, मुझे बताओ जल्दी से कि मोहित कहाँ पर है। ये सब देखने के बाद वहाँ पर और भी बच्चे होते हैं। वो दादाजी से लड़ने के लिए चले जाते हैं पर दादाजी उन्हें एक एक चांटों में नीचे गिरा देते हैं और मोहित यहाँ पर अपने अंदर ही कहीं खो गया होता है। वो अपने अंदर अनंत काल में चल रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर आके उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, मोहित अब मैं तुम्हें बदलने वाला हूँ, तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आंखें, मैं तुम्हें सब कुछ वापस देने वाला हूँ। चलो इसके लिए तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा। और वो मोहित के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी डाल देता है और मोहित वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी इंकी उसके शरीर से अलग हो जाता है। वो कहता है, चलो ठीक है मोहित, तुम सो जाओ और थोड़ा आराम करो, जब तुम उठोगे तुम्हारे लिए सब कुछ बदल चुका होगा और तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। तभी इंकी के पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है। वो इंकी से पूछता है, इंकी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने उसे हील किया? फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं मोहित की आंखें खुल गई होती है। मोहित उसी गली में पड़ा हुआ होता है। मोहित उठते हुए सोचता है, ये मेरे साथ क्या हुआ, अभी मेरे साथ क्या हुआ और मेरा सर इतना ज्यादा क्यों दुख रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो देख सकता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके साथ ही वो कहने लगता है, इंकी इंकी तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ चले गए? और वो उस गली से जैसे तैसे बाहर आता है। वो चल भी नहीं पा रहा होता, उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। तभी वो सामने देखता है दादाजी उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और वो उनके मुंह से अपना नाम सुन के समझ जाता है कि यही वो पर्सन है, यही उसके दादाजी हैं। तो उन्हें आवाज लगाता है, दादाजी, और दादाजी उसके पास आ जाते हैं। दादाजी उसे देखते हैं पर उसे कुछ भी नहीं कहते। तुम्हारा स्कार कहाँ है, तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हो गई? दादाजी उसे लेकर घर पर आ जाते हैं। घर पर मोहित उन्हें बताता है मेरे साथ क्या हुआ। वो उन्हें बताता है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं बस एकदम से बेहोश हो गया और जब मैं उठा तो मैं एकदम ठीक था। और दादाजी उससे कहते हैं, चलो ठीक है, जो भी हुआ होने दो, इन सब बातों को एकदम सीक्रेट रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं एक नई पहचान के साथ। पर उस दिन एक ही हादसा नहीं हुआ था। उस दिन के बाद से इंकी का भी कुछ पता नहीं चला, इंकी भी डिसअपेयर हो गया। मोहित अब वापिस से देख सकता था, वो सब कुछ महसूस कर सकता था। उसे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी ये दुनिया, ये रंग, वो सब कुछ देख सकता था तो उसे बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे। वो वापिस से नेचर को फील कर सकता था, वो अपने आप को आईने में देख सकता था और उसे इससे ज्यादा खुशी कभी भी महसूस नहीं हुई। और दादाजी अपनी सारी की सारी आइडेंटिटी छुपा देते हैं और वो एक नई आइडेंटिटी में बन के रहने लगते हैं। मोहित एक दिन कुछ काम से बाहर गया होता है और तभी एक पर्सन को वो देखता है जो कि बात कर रहा होता है, फक मेरी कार को किसने स्क्रैच कर दिया। वहाँ पर मोहित अकेला खड़ा हुआ होता है तो वो पर्सन मोहित को देखता है और उसके पास आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को स्क्रैच करने की? पर मोहित कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा। वो पर्सन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे लड़ाई करना है? और मोहित को लड़ाई बड़ाई नहीं करना होता है तो मोहित उससे बोलता है, चलो ये ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। पर वो पर्सन उससे कहता है कि नहीं, मुझसे झुककर माफी मांगो, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। लेकिन तभी कोई मोहित के कंधे पे हाथ रखता है और उस इंसान से कहता है कि इस पर्सन को तुमसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने तुम्हारी कार के साथ कुछ भी नहीं किया। अगर तुम ऐसे इसे परेशान करने वाले हो तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। वो पर्सन उस लड़की की ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे गाली बकता और उससे लड़ने के लिए आ जाता है। वो पर्सन उसे एक चांटा मारता है पर वो लड़की उसे डॉज कर लेती है। बस उसके चेहरे पर हल्का सा स्कार लग गया होता है और वो लड़की उसे एक किक में ढेर कर देती है। और वो लड़की मोहित से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मोहित उसका शुक्रिया अदा करता है और मोहित जैसे ही देखता है कि उस लड़की को जरा सा स्कार लग चुका है तो मोहित अपने जेब में से बैंडेज निकालता है और उसे दे देता है। वो लड़की बैंडेज लगा रही होती है पर वो लगा नहीं पा रही होती है तो इसलिए मोहित उसके हाथ से बैंडेज लेके खुद लगा देता है। और तभी उस लड़की को पीछे से कोई आवाज देता है। हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम है प्रिया। प्रिया को उसका भाई आवाज दे रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पर प्रिया उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसके पास चली जाती है और वो लोग जिम के अंदर चले जाते हैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने के लिए। और मोहित को भी पता चल जाता है। वो बोलता है, अच्छा तो ये एक एथलीट है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर हम अगले दिन देखते हैं मोहित अपने स्कूल जा रहा होता है।
आज उसका पहला दिन होता है स्कूल के अंदर। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली मिल जाती है। वो बिल्ली उसके पास आती है और उसके साथ खेलने लगती है। मोहित का भी उसके साथ खेलने में मन लग जाता है और टाइम कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जैसे ही वो अपने मोबाइल में टाइम देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। हम स्कूल में देखते हैं जो स्कूल का सर होता है वो सबको स्कूल के अंदर ले रहा होता है और सबके ड्रेस को चेक कर रहा होता है। तभी एक पर्सन अपने वाल में बैग्स लगा के और उसकी ड्रेस भी बहुत ज्यादा ही बिगड़ी हुई होती है वो आता है, जिसका नाम अमन होता है। वो सर अमन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे स्कूल आने की, तुम यहाँ से निकल जाओ। पर अमन उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और वो स्कूल के अंदर चले जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसे ही आऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। वो सर भी घड़ी में टाइम देखते और सोचते हैं चलो छोड़ो, जो भी हो रहा है होने दो। और वो सर गेट लगाने को बोल देता है। वो बोलता है चलो ठीक है गेट लगा दो, टाइम हो चुका है। और वो पर्सन गेट लगाने जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं मोहित अभी तक नहीं पहुंचा होता है। मोहित स्कूल के बाहर ही खड़ा होता है पर रेड सिग्नल होता है तो मोहित आगे नहीं बढ़ता। वो देखता है कि स्कूल का गेट बंद हो रहा है तो वो जैसे तैसे सोचता है कि फटाफट ग्रीन लाइट हो जाए। और वो बंदा जैसे ही गेट लगाने वाला होता है तभी ग्रीन लाइट हो जाती है। मोहित अपनी फुल स्पीड से भागकर आता है और उस गेट को लगने से पहले पार कर लेता है। उसकी स्पीड देखकर वहाँ पर जितने भी बच्चे खड़े थे वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं क्या सच में ये एक इंसान भी है, इसने इतनी लंबी दूरी 1 सेकंड में कैसे पार कर ली। और प्रिया के भाई को भी याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो कि मुझे कल मेरे सिस्टर के साथ दिखा था। अमन और प्रिया का भाई जिसका नाम ध्रुव होता है। अमन और ध्रुव दोनों के दोनों सोचते हैं अब तो सच में मजा आने वाला है, ये जो बंदा यहाँ से गया वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम स्कूल के टीचर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे टीचर बात कर रहे होते हैं एक लेडी टीचर के बारे में। जो लेडी टीचर वहाँ पर बैठी हुई होती है यही मोहित की क्लास टीचर होती है। वो बात करते हैं कि आज आपकी क्लास में एक नया ट्रांसफर बच्चा आने वाला है, क्या पता अगर वो कैसा होगा, अगर वो गंदा हुआ तो आपकी क्लास तो पूरी गंदी हो जाएगी तो और आपकी रैंक भी घट जाएगी। पर वो टीचर कहती है ऐसा मत बोलो, वो जो भी होगा अच्छा ही होगा। और हम देखते हैं मोहित भी वहाँ पर पहुंच गया होता है। मोहित ऑफिस के अंदर जाता है और टीचर को नमस्ते करता है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग टीचर। और टीचर सोचती है जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा कई गुना बेहतर है और टीचर उसे क्लास में लेके जाने लगती है। हम मोहित के क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर प्रिया भी होती है। प्रिया भी इसी स्कूल में पढ़ती है और मोहित वहाँ पर आ जाता है। टीचर मोहित को कहती है अपना इंट्रोडक्शन सबको दो। मोहित बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि मोहित ने इससे पहले जितनी भी बार अपना इंट्रोडक्शन दिया है सारे लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि एक तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, दूसरी वो देख नहीं सकता था। सारे लोग उसे मॉन्स्टर और बदसूरत कह के चिढ़ाते थे तो आज भी उसे यही बात का डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो कहता है मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है मोहित, वो ये सब कह ही रहा होता है और अपनी सारी की सारी पास्ट मेमोरीज याद कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक करता है इस समय। लेकिन तभी सारे के सारे लोग उसे चेयर करने लगते हैं तो ये देख के मोहित भी एकदम खुश हो जाता है। टीचर मोहित को कहती है कि साहिल के पास जाके बैठ जाओ, साहिल वही बंदा है जो दिन भर क्लास में सोता रहता है। मोहित साहिल के पास आके बैठ जाता है और साहिल और मोहित के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। तभी प्रिया वहाँ पर आ जाती है और प्रिया और मोहित की भी दोस्ती हो जाती है और वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम पिंकी होता है। पिंकी वहाँ पर आ जाती है और मोहित से बात करने लगती है और इंट्रोडक्शन लेती है और वो चारों के चारों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी साहिल कहता है मोहित तुम्हें क्लास में सबसे ज्यादा एक ही इंसान से खतरा हो सकता है, उससे थोड़ा बच के रहना। ये लड़की ये जो प्रिया है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी क्लास में, इससे बच के रहना वरना ये तुम्हें कभी भी मार सकती है। और प्रिया को साहिल की ये बात पसंद नहीं आती तो वो उसका सर टेबल में फोड़ देती है और ऐसे ही वो हंसी खुशी मस्ती कर रहे होते हैं। फिर ऐसे इवनिंग हो जाती है। मोहित का आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा गया होता है। इसके पहले किसी भी बच्चे ने उससे बात नहीं की होती पर आज का दिन देखो मोहित को इतनी ज्यादा खुशी होती है, इतनी ज्यादा खुशी मोहित को कभी भी नहीं हुई। और वो सारे के सारे लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। मोहित और प्रिया दोनों के दोनों एक ही रास्ते में चल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो आस पड़ोसी हैं। मोहित और प्रिया अपने कमरों में आके पलंग पर लेट जाते हैं और प्रिया मोहित के बारे में सोच के ब्लश कर रही होती है, वो शर्मा रही होती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं मोहित वापिस से उस बिल्ली के पास चला गया होता है और उसे खिला रहा होता है और वो उसके लिए कैट फूड भी लेके गया था। वो उसका नाम भी रख देता है, वो उसका नाम नूरोंग रखता है। वो उससे कहता है नूरोंग चलो ठीक है तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो मोहित को जाते हुए देखती है और उस बिल्ली से पूछती है नूरोंग। पता नहीं कैसे इन दोनों ने बिल्ली का सेम नाम कैसे रख दिया ये हमें बाद में पता चलेगा। वो उससे पूछती है नूरोंग क्या उस पर्सन ने तुम्हें ये दिया, और वो बिल्ली भी अपना सर हाँ की तरफ हिलाती है। वो लड़की सोचती है ये लड़का मेरे ही स्कूल से है पर ये है कौन। मोहित अपने स्कूल में साहिल के साथ कैंटीन के अंदर लंच करने गया होता है। साहिल और मोहित दोनों के दोनों बातें करते हुए वहाँ से प्लेट उठा रहे होते हैं। तभी साहिल से एक लड़का टकरा जाता है और साहिल की प्लेट नीचे गिर जाती है। वो लड़का साहिल को देखते हुए बोलता है अंधे तेरे पास आंख नहीं है क्या, ध्यान से देख के चल। जबकि गलती उस लड़की की होती है लेकिन फिर भी साहिल उसे कुछ नहीं कहता और वो लड़का साहिल को बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगता है और मोहित से ये सब सहन नहीं होता तो मोहित उससे कुछ बोलने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन
तभी साहिल उसको मुंह को बंद कर देता है और उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है। वो दोनों के दोनों अपना खाना लेकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और साहिल बताता है जो भी अभी हुआ वो सब भूल जाओ। मोहित उससे पूछता है ऐसा क्यों? साहिल बताता है वो जो लड़का जिससे अभी मैं टकराया था वो खुद की एक गैंग चलाता है और ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने यहाँ तक सुना है कि उसके कनेक्शन माफिया तक हैं। पर मोहित कहता है ये सब तो ठीक है पर उस बंदे को माफी मांगना चाहिए क्योंकि गलती उसकी थी। पर साहिल उसे मजाक कर देता है और वो लोग ऐसे खाना खा रहे होते हैं बात करते हुए। पर हम देखते हैं वो बंदा और उसके दोस्त साहिल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसके मदर फादर के बारे में भी बहुत उल्टा उल्टा बोल रहे होते हैं। पर साहिल फिर भी कुछ नहीं कहता। ये सब देख के मोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मोहित अपनी जगह से उठता है और उससे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को कुछ भी कहने की। वहाँ पर अमन और ध्रुव भी होते हैं, वो ये सब देख रहे होते हैं। उस बंदे को मोहित की ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मोहित को गाली बकता है और कहता है बास्टर्ड तूने अभी मुझसे क्या कहा। मोहित फिर से अपनी बात को रिपीट करता है और वो पर्सन अपने जैकेट निकाल के मोहित के पास आ जाता है और वो कहता है अपने मुंह को संभाल कर खोलो। इतना कहने के बाद ही वो मोहित को एक पंच मार देता है। पर मोहित को उसका पंच बहुत ज्यादा ही स्लो दिखता है और मोहित उसके पंच को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। पर वो बंदा यहीं पर नहीं रुकता, वो मोहित को कंटिन्यूअसली मारने लगता है। पर मोहित जिसे उसके अटैक बहुत ज्यादा धीमे दिख रहे होते हैं वो उसके सारे के सारे अटैक्स को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। वो बंदा पूरी तरीके से थक जाता है। तभी साहिल मोहित और उस बंदे के बीच में आ जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है बहुत हुआ, लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर वो बंदा साहिल को ही पंच मार देता है और कहता है कि तू दूर हट जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। इतना सब देखने के बाद मोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है। उसके अंदर फिर से वही मॉन्स्टर आ जाता है जो उससे कहता है मोहित तुम्हें कैसा लग रहा है कोई तुम्हारे दोस्त को इतने बुरी तरीके से मार रहा है? जरा सोचो कुछ साल पहले तुम भी ऐसे ही मार खाते थे, क्या तुम्हें इसकी मदद करना है? अगर तुम्हें उससे नहीं लड़ना तो ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना कहने के बाद ही वो मोहित की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। और इस बार जब वो बंदा मोहित को पंच मारता है तो मोहित पंच को डोज ही नहीं करता, वो उस बंदे का अपने घुटने से मुंह भी फोड़ देता है और उसे उठा के पटक देता है जिसके कारण वो बंदा बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी मोहित की बॉडी से वो क्रिएचर वो मॉन्स्टर वापस चले जाता है और मोहित अपनी बॉडी में आ जाता है। मोहित ये सारे के सारा नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उस लड़के के दोस्त सारे के सारे मोहित के पास आने लगते हैं और आने के साथ ही वो सारे के सारे लोग मोहित से कहने लगते हैं फक बास्टर्ड आउट, तू तो गया, तूने हमारे दोस्त को हाथ कैसे लगा दिया। लेकिन उतने में ध्रुव मोहित के सामने आ जाता है। वो कहता है चलो बहुत ज्यादा हो गया। ध्रुव को देखकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बताते हैं ध्रुव MMA फाइटर रह चुका है, उसने एक बार एक प्रोफेशनल को भी बहुत बुरे तरीके से हराया था, तो हम इसके सामने टिक ही नहीं सकते। और ध्रुव जाके मोहित को उठा देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर था लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हो गया। और ध्रुव उस बंदे जो कि बेहोश हो चुका था, जो होश में आ गया होता, उससे कहता है करण मुझे तुमसे अकेले में बात करना है, तुम मुझे अकेले में मिलना। और वो करण और उसके सारे के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और साहिल मोहित के पास आके पूछता है मोहित क्या तुम ठीक हो? मोहित जैसे ही देखता है साहिल के मुंह पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, वो उसे पकड़कर स्कूल के हॉस्पिटल में लेकर चले जाता है। और वहाँ पर जो डॉक्टर या नर्स होती है वो बोलती है कि तुम लोगों को इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई, क्या तुम लड़ाई कर रहे थे? और मोहित जैसे ही कुछ बताने वाला होता है तभी साहिल मना कर देता है कि नहीं हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो तो मैं बस गिर गया था। और वो लोग पट्टी करवा के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मोहित साहिल से पूछता है साहिल तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? साहिल कहता है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ तुम्हें इस स्कूल में, तुम अभी अभी ट्रांसफर हुआ। कुछ दिन पहले मैंने टीचर्स की बात सुनी थी जब मैं वॉशरूम में था। टीचर वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि वो नया बच्चा जो कि जिसका कि अभी अभी ट्रांसफर हुआ है मोहित नाम का, वो सच में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है हम लोगों के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे निकाल देंगे, तो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, वरना वो लोग तुम्हें भी निकाल देते क्योंकि तुमने उस बंदे को बहुत बुरा धोया था। पर मोहित जिसे कुछ भी याद नहीं होता वो कहता है क्या क्या मैंने कब मारा उसे? और साहिल भी उसकी बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। पर वो कहता है ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है ध्रुव जिसने की हमको बचाया था वो प्रिया का भाई है और स्कूल काउंसलिंग का मेंबर भी है, वो हम दोनों के लिए सब कुछ कवर कर लेगा, हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं ध्रुव यहाँ पर करण से बात कर रहा होता है। करण ध्रुव से कहता है कि ध्रुव कैसा रहेगा तुम मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर उसे खूब मारेंगे। पर ध्रुव कहता है क्या तुम्हारी मदद? तुम्हारी मैं मदद क्यों करूंगा जबकि सारी की सारी गलती तुम्हारी ही थी। करण को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ध्रुव के ऊपर चिल्लाने लगता है। पर ध्रुव बोलता है चलो बहुत हो गया, अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और इस बार तुम स्कूल से निकाले जाओगे। करण कुछ भी नहीं कहता, वो
चुपचाप खड़े रहता है और ध्रुव वहाँ से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं करण और उसके सारे के सारे दोस्त स्कूल के बाहर कहीं पर बैठे हुए होते हैं या स्कूल के अंदर, मुझे नहीं पता। ध्रुव को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उतना में अमन वहाँ पर आ जाता है। अमन उनसे कहता है कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट को छोड़ दो और किसी और को देखो। और करण का दोस्त उससे कहता है कि तुम हमारे मैटर में क्यों बीच में आ रहे हो। अमन कहता है क्योंकि वो बंदा मेरे ग्रेड से है और मैं उसका दोस्त हूँ, हम दोनों बहुत ज्यादा ही अच्छे से बात करते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग उसे भूल जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बहुत बुरा फोड़ूंगा। और वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अमन करण के पास आते हुए बोलता है, करण अगर मैं सच सच बोलूं तो तुम ये मार खाना डिजर्व करते हो। और करण उसे कुछ भी नहीं कहता। अमन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी करण का एक दोस्त अमन को रोकता है और चिल्लाते हुए कहता है, फक आखिर तुम होते कौन हो हमको ऐसे डराने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको डराने की। और तभी करण का एक दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। वो अमन के पास चले जाता है और उसके ऊपर ढोल जमाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अमन उसे एक किक मार देता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। उसका जबड़ा ही टूट जाता है, शायद से देखने से ऐसा ही लग रहा है। और अमन कहता है कि तुम लोग हमेशा मार खा के ही क्यों मानते हो। हम देखते हैं अमन अपनी क्लास के अंदर आ चुका होता है और वो लड़की जिसका नाम पायल होता है, जो हमें सुबह दिखी थी, जो इस बुल्ली के साथ थी, वो कहती है कि यहाँ पर सिगरेट कौन पी रहा है, बदबू आ रही है। वो सारे के सारे बास्टर्ड उन्होंने सिगरेट पी रखी थी। और अमन वहाँ से उठकर चले जाता है और सारे बच्चे बात करने लगते हैं कि अमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो पायल के सामने इतना ज्यादा नरम क्यों बन जाता है। और पायल अभी भी उस पर्सन के बारे में सोच रही होती है जिसने कि उस बिल्ली को खाना दिया था, जो कि हमारा मोहित होता है, पर उसे नहीं पता। और इतने में शाम हो जाती है, मोहित की छुट्टी हो जाती है। मोहित और प्रिया वो दोनों बात करते हुए घर जाने लगते हैं और घर पहुंच जाते हैं। मोहित जैसे ही अपने घर का गेट खोलता है, वो देखता है कि लाइट बंद है और घर पर कोई भी नहीं है। वो दादाजी को आवाज देता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मोहित अपने घर की जैसे ही लाइट चालू करता है, वो सामने देखता है, वहाँ पर इंकी होता है। मोहित इंकी को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इंकी को बुलाता है, पर इंकी भागकर एक कमरे के अंदर चले जाता है। मोहित उसके पीछे पीछे उस कमरे के अंदर आता है, पर इंकी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, मतलब कि उसे कुछ भी नहीं कहता। मोहित जैसे ही उस कमरे को खोलता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो इंकी को ढूंढने लगता है और इंकी गेट के ऊपर से उसके ऊपर छलांग लगा देता है। मोहित इंकी को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसका सर भी गेट से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। इंकी कहता है, मोहित ये सब तो होता रहेगा, तुम्हारा फोन बज रहा है, फटाफट फोन उठाओ। और मोहित अपने फोन को उठा लेता है। उसके फोन पे दादाजी का फोन आया होता है। दादाजी से बात करते हुए कहता है, हेलो। उसके दादाजी कहते हैं कि मैं कुछ अर्जेंट मिशन से बाहर आया हूँ और मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रख दिया है, तो तुम उसे खा लेना, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा घर वापस आने में। मोहित कहता है, क्या टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा आपको घर आने में। पर उसके दादाजी कुछ नहीं बताते और वो फोन काट देते हैं। मोहित इंकी के साथ घर से बाहर आ गया होता है कुछ बातचीत करने के लिए और घूमने के लिए। वो लोग एक गार्डन के अंदर आकर बैठे हुए होते हैं। मोहित इंकी से पूछता है, तुम इतने समय से कहाँ पर थे? मैं बहुत ज्यादा थक गया था, तुम्हें हील करने के बाद तुम्हें आराम कर रहा था और अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा था। पर इंकी कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता है, मुझे लगता है तुम्हें किसी और चीज के बारे में चिंता है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हें तुम्हारी बॉडी के बारे में जानना है कि वो किस तरह से बदल रही है। पर मोहित कहता है, ये तुमने ही तो किया था, तुमने ही मेरी आंखों को सही करा था और मेरे स्कार को सही किया था। इंकी कहता है, हाँ ये सब तो मैंने किया था, उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा चेंज होती जाएगी। मोहित ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है, क्या क्या चेंज होने वाला है, तुम्हारा मतलब क्या है? एक फीलिंग जो कि तुम्हें ऐसा एहसास दिलाएगी कि तुम नहीं हो, और कभी कभी तुम्हारा टाइम इतना ज्यादा बीत जाएगा पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये बस टेम्परेरी है। और इतना कह के इंकी कहने लगता है, चलो ठीक है, तो मैं वापिस से सोने के लिए जा रहा हूँ। पर मोहित उससे कहता है, क्या क्या तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम फिर से गायब होने वाले हो? पर इंकी कहता है, मैं कहीं गायब वायब नहीं होने वाला, मैं हमेशा तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता हूँ। मोहित ये सुन के हैरान हो जाता है और वो कहता है, हाँ तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुमने सही सुना। मोहित उससे पूछता है, उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी इमेजिनेशन नहीं हो, है ना? तो फिर आखिरकार तुम हो कौन? पर इंकी उसे कुछ भी नहीं कहता। इंकी उससे कहता है कि चलो ठीक है, बाद में मिलेंगे। और इतना कह के इंकी हवा में गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर वो बिल्ली नूरोंग वो आ जाती है और वो मोहित के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पर वो लड़की पायल भी आ जाती है। पायल नूरोंग के लिए कैट फूड भी लेके आई होती है। पर पायल देखती है मोहित तो उस बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। वो मोहित को देखकर सोचती है, ये बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता है। तभी नूरोंग सेंस कर लेती है कि वहाँ पर पायल आ चुकी है, तो वो पायल के पास चली जाती है और मोहित भी पायल को देखता है। पायल मोहित को देख के बोलती है, मोहित क्या ये तुम हो? फिर हमें उसकी पास्ट मेमोरीज बताई जाती हैं। जब वो बचपन में छोटी थी तो वो एक गार्डन के अंदर बैठी हुई थी, वहीं पर मोहित भी आ जाता है। उस समय मोहित की आंखें भी खराब थी और उसका चेहरा भी। मोहित उसी बिल्ली के लिए, उसी नूरोंग नाम की बिल्ली के लिए खाना लेकर आया होता है, पर उसे नहीं पता होता कि उसके पास पायल भी बैठी हुई है। तो वो उस बिल्ली को खाना खिलाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई और भी बैठा हुआ है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई और भी हो, और वो अपने चेहरे को जल्दी से ढक लेता है। पर पायल उससे कहती
कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ, ये मछलियाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर पकड़ कर लाए हैं ना। और वो लोग ऐसी बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। पायल उससे कहती है तुम मेरे ही सेम एज के हो और मैं यहीं पर तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ और मैं यहाँ पर टेम्परेरी ही रहने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफर कुछ समय के लिए यहाँ पर हुआ है, फिर हम वापिस से अपने होम टाउन चले जाएंगे। और पायल उससे कहती है कि तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। मोहित कहता है कि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ही खराब है, तो लोग मुझे कहते हैं कि जब भी तुम हमारे पास आया करो तो तुम्हारे चेहरे को ढककर आया करो, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास चेहरे को ढककर बैठा हूँ। पर पायल कहती है कि मैंने उसे पहले ही देख लिया, तो तुम अपना हाथ नीचे कर सकते हो। और मोहित अपना हाथ नीचे कर देता है। पायल उससे पूछती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होता होगा है ना, पर मोहित मना करने लगता है। पर पायल कहती है कि नहीं, मैं इस स्कार की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। तुम्हारे दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता होगा जब लोग तुम्हें ऐसा कुछ कहते होंगे। और इतना कहने के साथ ही वो मोहित के चेहरे पर अपना हाथ रख देती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मोहित उससे कहता है क्या तुमने मुझसे अभी कुछ कहा, पर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती और पलट कर चली जाती है। वो मन में सोचती है कि नहीं, ये मोहित हो ही नहीं सकता क्योंकि मोहित के चेहरे पर तो एक बड़ा सा स्कार था और वो देख भी नहीं सकता था। हाँ, ये बंदा उसकी तरह दिखता है पर वो हो नहीं सकता। और मोहित अपने घर पर आ जाता है और सो जाता है। मोहित की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि उसका दरवाजा खुला है, उसके अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो उठ के जाता है और गेट खोलता है। वो उसके सामने देखता है, वो अपने बचपन की सबसे ज्यादा डरावनी याद देखता है जिस समय वो हादसा हुआ था। वो देखता है और वो उस हादसे को रोकने के लिए गेट खोल के बाहर आ रहा होता है और वो सब कुछ बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस कमरे के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और उसे कमरे के अंदर खींच लेता है और मोहित की आंख खुल जाती है। मोहित एक बहुत बुरा सपना देख रहा होता है और तभी उसका सर बहुत ज्यादा दुखने लगता है। मोहित अपना मुंह धोता है और वो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सच में बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ। और यही सोचते सोचते वो स्कूल के लिए निकल गया होता है, लेकिन तभी प्रिया उससे बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। मोहित उससे कहता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगी। पर प्रिया कहती है लोल, ये तुम क्या बात कर रहे हो, वीकेंड चल रहे हैं तो स्कूल कैसे जा सकते हैं। और मोहित जल्दी से भागकर ऊपर आ जाता है और मोहित प्रिया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिलाया, मुझे तो लगा था कि आज फ्राइडे है। पर प्रिया कहती है वो तो कल था, तुम्हें याद नहीं है कल हमने कितनी ज्यादा बातें करी थी और हमने अपने वीकेंड प्लान भी बनाए थे और हम दोनों ने लंच भी साथ में किया था। पर मोहित कहता है क्या लंच, पर मैंने तो लंच तुम्हारे साथ करे नहीं था, मैंने तो साहिल के साथ लंच किया था। पर प्रिया कहती है वो सब तो तुमने गुरुवार के दिन करा था, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। और तभी वो उसे बाइक के जिम के लिए निकल जाती है और मोहित अंदर आ जाता है। वो सोचने लगता है कल मैंने क्या किया, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो लाइब्रेरी के लिए आ जाता है क्योंकि उसे साहिल ने वहाँ पर बुलाया होता है। पर वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि आज शनिवार है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार मैंने शुक्रवार के दिन क्या किया है। तभी वो देखता है कि पायल भी वहाँ पर होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ भी नहीं कहते। पर तभी मोहित उसे नमस्ते करता है और वो भी मोहित को नमस्ते करती है। तभी वहाँ पर साहिल आ जाता है, मोहित का नाम चिल्लाते हुए कहता है मोहित मेरे यार तुम कहाँ पर थे। और जैसे ही पायल मोहित का नाम सुनती है वो एकदम हैरान हो जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। साहिल कहता है मोहित क्या तुम उस लड़की को जानते हो। उतने में टीचर वहाँ पर आ जाते हैं। हम लाइब्रेरी के बाहर देखते हैं अमन किसी से मैसेज पर बात कर रहा होता है। तभी अमन को किसी का कॉल आता है, वो ध्रुव होता है। ध्रुव अमन को बोलता है क्या तुम्हें पता है करण लोगों को जमा कर रहा है पैसे देकर मोहित को मारने के लिए। पर अमन कहता है मुझे नहीं पता और उसका फोन काट देता है। अमन देखता है सामने मोहित और उसका दोस्त खड़ा हुआ होता है। वो मोहित के पास आके बोलता है मैंने सुना कि करण ने तुमको मारा है, मोहित क्या तुम ठीक हो। और मैंने ये भी सुना है कि करण लोगों को इकट्ठा कर रहा है तुम्हें मारने के लिए, क्या तुम्हें ये सब पता है। पर मोहित कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम हो कौन। और वो कहता है मेरा नाम अमन है और मैं तुम्हारी अगली वाली क्लास में पढ़ता हूँ। चलो छोड़ो जो भी हुआ होने दो, मैं उन लोगों से बात करूंगा और वो तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करेंगे। और मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है ना। और इतना कह के वो हाथ आगे बढ़ा लेता है और मोहित भी उससे हाथ मिला लेता है। वो बोलता है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और करण वहाँ से चले जाता है। तभी मोहित साहिल से पूछता है आखिर ये कौन था, तो वो बताता है मैंने तुमसे कहा था कि जो करण है वो अपनी खुद की गैंग चलाता है और रूमर्स ऐसे फैले हुए हैं कि ये जो बंदा है अमन ने एक बार पूरी के पूरी करण की गैंग को मार रखा है। करण का गैंग का हर एक बंदा अमन से बहुत ज्यादा डरता है। और मोहित सोचने लगता है पर वो बंदा देखने से तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा था और इनकी उसके अंदर से बाहर आ जाता है। वो कहता है हर बंदा जो अच्छा दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान है। और इनकी के अचानक से आने के साथ मोहित बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सब पायल खड़े होके ऊपर से देख रही होती है। और इतने में करण भी ऊपर पहुंच जाता है। वो पायल को ऐसे मुस्कुराते हुए देखता है तो पायल से पूछता है पायल तुम
तुम मुस्कुरा रही थी, मैंने देखा, पर पायल मना कर देती है। हम देखते हैं मोहित अपने घर के लिए निकल गया होता है। तभी वो सामने की तरफ देखता है, एक आदमी सुसाइड करने के लिए एक पुल के ऊपर चढ़ गया होता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। मोहित ये देखने के साथ ही उसे बचाने के लिए भागने लगता है, पर इंकी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि रुक जाओ मोहित, तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम उसे नहीं बचा सकते तो उससे दूर रहो, उधर जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। और वो बंदा ब्रिज के नीचे कूद जाता है, पर मोहित अभी भी वहीं रुका होता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसके पैर और हाथों को पकड़ लिया होता है। इंकी उससे कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम वहाँ पर मर जाओगे, तुम इसे नहीं बचा सकते। पर मोहित इंकी से कहता है ये मजाक का समय नहीं है, मुझे छोड़ो, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। और इतना कहने के साथ ही वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है वहाँ से छूटने के लिए। और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने अभी तक ट्राई भी नहीं करा। और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उनके बंधन से मुक्त हो जाता है और वो भागते हुए जाता है और उस रिवर के अंदर कूद जाता है उस इंसान को बचाने के लिए। और वो उसे ढूंढता रहता है, वो बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गया होता है तभी, और वो इंसान उसे मिल जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचने लगता है, पर वो इंसान को वो ऊपर नहीं खींच पा रहा होता है। तभी इंकी बाहर आता है और उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम उसे नहीं रोक सकते, तो यहाँ से बाहर चलो। वो इंसान खुद मरना चाहता है तो उसे मरने दो। पर मोहित उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वो नीचे आ जाता है और उसकी रस्सी को काटने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस रस्सी को तोड़ देता है, उसके हाथ में से भी ब्लड आने लगता है और वो उस इंसान को उठा के ऊपर की तरफ आने लगता है। हम देखते हैं पानी के अंदर इंकी के साथ वो मॉन्स्टर भी होता है जो कि मोहित की बॉडी पर कब्जा कर लेता है हर बार। वो मॉन्स्टर इंकी से कहता है मुझे उसे मारना है। इंकी कहता है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो। वो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारने का प्लान करा था फ्राइडे के दिन, क्या तुम्हें पता नहीं है। ओ, तुम तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोए हुए थे, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कितनी देर तक रोक सकते हो, तुम मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे, मैं इसे मार दूंगा। हम देखते हैं अमन और पायल दोनों के दोनों लाइब्रेरी के अंदर होते हैं और वो थोड़े टाइम के लिए लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। और तभी वहाँ से एक एम्बुलेंस जाती है, उस एम्बुलेंस के अंदर वही इंसान बैठा हुआ होता है जिसने की 10-12 साल पहले मोहित की जान बचाई थी, वही फायर फाइटर होता है। वो जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाता और उसकी पूरी की पूरी टीम उस इंसान को बचाने में लग जाती है। तभी पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और उस पर्सन का पैर पकड़ लेता है और वो हमारा मोहित होता है जो कि उस पर्सन को बचा के लेकर आया होता है। और उस पर्सन की भी आंख खुल जाती है और वो फायर फाइटर कहता है चलो ठीक है, इसे फटाफट एम्बुलेंस में डालो, हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और वो मोहित से भी कहता है बच्चे तुम भी हमारे साथ चलो, तुम बहुत ज्यादा गीले हो चुके हो, तुम ऐसे में घर कैसे जाओगे, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। और मोहित भी उनके साथ बैठकर जाने लगता है। वो फायर फाइटर मोहित से पूछता है बच्चे तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। मोहित कहता है कि हाँ मुझे लगी है, मेरे हाथ में चोट लगी है। पर जैसे ही मोहित अपना हाथ दिखाता है उसके हाथ में कोई भी चोट नहीं लगी होती। ये देखकर वो फायर फाइटर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है तुम्हें तो कहीं भी नहीं लगी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और फिर वो फायर फाइटर उस पर्सन से पूछने लगता है कि मुझे तुम बता सकते हो कि तुम वहाँ से नीचे क्यों कूद रहे थे। पर उस पर्सन को कुछ भी याद नहीं होता, पर हमें बताया जाता है उसके साथ क्या हुआ था। और वो आदमी किसी से जो बात कर रहा होता है या किसी का इंतजार कर रहा होता है, उसके सामने से ही हमारा मोहित जा रहा होता है अपने ख्यालों में खोकर। और वो पर्सन इधर उधर देखता है और किसी को फोन कर देता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, उसे कोई कहता है डायरेक्टर पार्क, और उसके पीछे वही मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर उसको कंट्रोल कर लेता है और उसे उस ब्रिज के ऊपर से कूदा देता है, लेकिन उस बंदे को कुछ भी याद नहीं होता। तो फायर फाइटर उसकी बात सुनने के बाद बोलता अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तुम आराम करो। और वो पर्सन मोहित को अजीब तरीके से देखता है और हंसते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा, मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा। पर मोहित कहता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी। पर वो पर्सन बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, मैं कभी न कभी तुम लोगों को खाने पर इन्वाइट करूंगा। पर मोहित कहता है कि मेरे मदर फादर दोनों के दोनों गुजर चुके हैं, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता हूँ। और वो पर्सन पूछता है कि उनकी डेथ कैसे हुई। मोहित बताता है कि वो लोग एक आग के हादसे में मारे गए थे। मोहित की पूरी बात सुनकर वो फायर फाइटर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मोहित को देखने लगता है। मोहित को जब वो देखता है तो उसे उसका वही बचपन वाला रूप याद आ रहा होता है, पर वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होता ये वही मोहित है या नहीं है। तो वो मोहित को उसके घर के पास छोड़ देता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। और वो फायर फाइटर अपने ड्राइवर से बात करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है आज से 10 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें कि एक बच्चे की पूरी फैमिली एक ब्लास्ट में मारी गई थी, लेकिन वो कोई इंसिडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। मर्डर करने के बाद जिसने वो मर्डर करा वो भी आज तक कभी मिला नहीं। वो पूरी की पूरी फैमिली उस हादसे में मारी गई थी, लेकिन नहीं, वो पूरी की पूरी फैमिली नहीं मरी थी। उसमें से एक बच्चा, उनका बच्चा जिंदा बच गया था जिसे कि एक बूढ़े व्यक्ति ने बचा लिया था। पर उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं हुआ था कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था तो उसके दिमाग में सारी मेमोरी डिलीट कर दी थी कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो किसी के पास आए हुए होते हैं और उसे मोहित की पूरी डिटेल देते हुए कहते हैं पूरे के पूरे 10 साल हो चुके हैं और तुम कह रहे हो कि वो चीज उस बच्चे की बॉडी में रह रही है पूरे 10 साल से, ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो औरत मोहित का फोटो देखते हुए कहती है कि हाँ
हाँ ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ इसकी पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। अगर हमने इसे खुला छोड़ दिया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तुमने देखा होगा कि आखिर वो बच्चा कितना ज्यादा खतरनाक है। क्या तुमने उसकी एग्जिस्टेंस को देखा है? उस औरत की बात सुन के दादाजी कुछ भी नहीं कहते। वो थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं क्या ऐसा कोई सा तरीका है जिससे कि मैं उस क्रिएचर को उसकी बॉडी से अलग कर सकूं? और वो औरत बोलती है यहाँ पे बस एक ही रास्ता बचता है कि हमें उसे मारना पड़ेगा। और अब तक मोहित भी घर पहुंच गया होता है। वो जेब में देखता है पर उसे उसके घर की चाबी नहीं मिलती। वो सोचता है कि वो पानी में गिर चुकी है। तभी वहाँ पर प्रिया भी आ जाती है। वो प्रिया रोहित को देखती है जो कि पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है। वो पूछती है रोहित तुम्हें क्या हुआ? पर रोहित को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो प्रिया उससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। वो उसे अपने घर पर इन्वाइट कर लेती है। वो बोलती है चलो ठीक है फटाफट मेरे घर पर आ जाओ। और वो उसे थोड़े कपड़े और टॉवेल दे देती है। वो बोलती है फटाफट नहा कर आ जाओ और ये कपड़े पहनकर आ जाना। मोहित भी नहा लेता है और वो कपड़े पहन ही रहा होता है, लेकिन तभी पेंट के अंदर से इंकी बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे चाबी मिल गई। इंकी को ऐसे बाहर आते हुए देख के मोहित पूरी तरीके से डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। प्रिया उसकी आवाज सुन के बोलने लगती है क्या तुम मुझे बुला रहे हो? और मोहित भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ फटाफट अंदर आओ। और प्रिया उसके पास चली जाती है। वो जैसे ही गेट खोलने वाली होती है तभी इंकी उसका गेट खोल देता है और मोहित और प्रिया दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं। फिर हम अमन को देखते हैं जो कि अपने लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ रहा होता है, पर वो बहुत ज्यादा बोर हो गया होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है ओ फक मैं सच में बहुत ज्यादा डर चुका हूँ। मैं पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका हूँ। इतनी देर शांत बैठने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर सारे के सारे लोग उसे देखने लगते हैं तो उसे पता चलता है कि वो तो लाइब्रेरी में है। तो वो एकदम चुप हो जाता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि अमन तुम कहाँ पर हो? हम बहुत बड़ी ट्रेवल में फंस गए, फटाफट यहाँ पर आओ। पर अमन बोलता है क्या हुआ? मैंने आज लाइब्रेरी में रुकने का किसी से वादा किया है तो मैं आज नहीं आ सकता। वो पर्सन बोलता है क्या लाइब्रेरी में? ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मुझसे मजाक मत करो। हम यहाँ पर बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं, फटाफट हॉस्पिटल में आओ। अमन पूछता है क्या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? वो पर्सन कहता है कि ये सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट से रिलेटेड है, फटाफट आओ। और अमन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर उसे वो बंदा मिलता है। वो बंदा उससे कहता है कि फटाफट यहाँ पर आओ, अंदर चलते हैं। अमन उससे कहता है तुमने मुझे कॉल पर सब कुछ क्यों नहीं बताया? जैसे ही वो पर्सन अमन को अंदर लेके जाता है, अमन अंदर का माहौल देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अमन का दोस्त उसे बोलता है वो जो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसका नाम मोहित है, उसने इन सबको इतनी बुरी तरीके से मारा है। और वो करण को देखता है जो कि साइड में बैठा हुआ था, जो पूरी तरीके से डरा हुआ होता है। वो करण से पूछता है करण क्या हुआ, मुझे बताओ, फटाफट बताओ, तुम ये वही लोग है ना जिन्हें तुम पैसे देकर इकट्ठा कर रहे थे? पर करण कुछ भी नहीं कहता। करण बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो मोहित का ही नाम ले रहा होता है। तभी अमन उसे गले से पकड़ता है और ऊपर उठाता है। वो उससे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है फक मैंने तुमसे कुछ पूछा है बास्टर्ड, मुझे बताओ क्या ये सच में उसने किया है? और करण बताना चालू करता है। वो कहता है कि ये सब फ्राइडे को हुआ था। मैंने अपने लोगों को स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया था और हम सारे के सारे लोग मोहित का पीछा कर ही रहे थे। और मोहित ने अपने सारे के सारे दोस्तों को भी अकेले जाने का बोल दिया होता है। हम लोग मोहित का पीछा करते करते एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं। उस गली के अंदर हम जैसे ही जाते हैं वहाँ पर मोहित अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ होता है और वो शायद बहुत ज्यादा तेज तरीके से हंस रहा होता है। मैं उसके पास जाता हूँ। मैं उससे कहता हूँ अब भोग के दिखा, जैसा कि उस दिन तू भोग रहा था, क्या तू डर गया? करण मोहित के बाल को पकड़ लेता है और उससे गाली देने लगता है, लेकिन तभी मोहित उसके हाथ को झटकारता है और उसके दोनों आइट साइड खड़े बंदों को एक एक पंच में ढेर कर देता है। और तभी वो एक एक करण को भी मारता है, जिससे करण भी ढेर हो जाता है। करण के और भी दोस्त और भी साथी ये सब देख के एकदम गुस्सा हो जाते हैं। करण उन सबको बोलता है कि फटाफट इस बास्टर्ड को मारो, पर मोहित करण को उठा के दीवार में भर देता है और वो उसके सारे बंदों को एक एक लात घुसे में ही ढेर कर रहा होता है। वो किसी का हाथ तोड़ रहा होता है और किसी का पैर तोड़ रहा होता है। करण ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो बताता है उस समय मोहित एक साइको लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो इस मारपीट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही हमें मारने में। उसने वहाँ पर आए हुए हर बंदे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो आज यहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ है। और जब भी वो हम में से किसी को मारता वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह हंसता। मैं ये सब देख के बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने मेरे ही सामने मेरे सारे दोस्तों को फोड़ दिया और मैं वहाँ पर पूरा डर चुका था। मैं पूरी तरीके से डर चुका था। मुझे लगा कि मोहित वहाँ से चला गया है तो मैं जैसे तैसे वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मोहित मेरे सामने आ गया और उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं उस समय इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे मुंह में से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं बस ये सोच रहा था कि भगवान मुझे एक बार बचा ले, और भगवान ने मुझे बचा लिया। मोहित ने अपना फोन उठाया और उससे बात करने लगा और उसने मुझे छोड़ दिया। अमन और उसका दोस्त दोनों के दोनों करण की बात सुनकर बाहर आ जाते हैं। वो सोफे पे बैठे हुए होते हैं। करण का दोस्त उससे कहता है
है। फक, ये कितना ज्यादा डरावना था। वो ट्रांसफर स्टूडेंट तो सच में एक मॉन्स्टर है। मुझे तो सुन के ही डर लग गया उसने कैसे मारा, और उसे ये सब करते हुए डर नहीं लग रहा था। पर हम अमन को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से हंस रहा होता है और कहता है ओ फक, मेरे साथ बहुत बड़ा खेल हो गया। उस समय लाइब्रेरी के बाहर मैंने जब उनसे पूछा था तो मुझे वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। मैंने उसके हाथ को भी देखा पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैंने शायद उस दिन कैंटीन में कुछ गलत देख लिया था। मैंने वहाँ पर देखा था उसके अंदर कुछ तो अजीब था, उसके अंदर उस डार्क मोर्टल की पावर थी। पर आज मुझे कंफर्म हो चुका है उसके अंदर ही वो डार्क मोर्टल है। फिर हम एक प्रोफेसर या डॉक्टर, कोई तो होता है, हम उसके ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पियून बोल रहा होता है, प्रोफेसर एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। पर प्रोफेसर बोल देते हैं कि उसे कह दो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। पर उसका पियून कहता है कि वो कह रहा है कि उसने आपके साथ काम किया हुआ है।